नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज की जो ये वीडियो है, ये आप अगर एमएसएमई बोरोवर हैं या आप बैंकर हैं, आप दोनों के लिए ये वीडियो है। अगर आप बोरोवर हैं, तो आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा कि कौन-कौन से चार्जेस बैंक आपको चार्ज करता है और आप लोन लेते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि कौन-सा बैंक आपको एग्ज़ैक्टली क्या चार्जेस ले रहा है आपसे, ताकि आपकी कॉस्ट सेविंग हो सके या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं किसी बैंक चेंज करने के टाइम पे या बैंक ऑनबोर्डिंग के टाइम पे, तो आप उस चीज़ का ध्यान रख सकें। तो बैंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक वीडियो सीरीज है। इसमें मैं लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल डिपार्टमेंट में आपको समझाऊंगा। तो इसमें मैं वेरियस 7-8 वीडियोस के थ्रू आपको समझाऊंगा। इसमें जो लोन डिसबर्समेंट के डॉक्यूमेंट्स बैंक से एग्जीक्यूट करवाते हैं, जैसे कि मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट हो गया, डीड ऑफ हाइपोथिकेशन हो गया, गारंटी डीड हो गया, मॉर्टगेज डीड हो गया, मॉर्टगेज अपना टेक ओवर पावर ऑफ अटर्नी हो गया, या अडेम्प्टी लेटर भी ले लेते हैं, वो चीज़ हो गई। तो सैंक्शन लेटर कैसे स्टडी करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं इस सीरीज के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, क्या चीज़ें इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन्ड होती हैं जो बैंक और बोरोर के बीच में एग्रीड की जाती हैं, क्या क्या क्रिटिकल टर्म्स होती हैं, ताकि आपका नॉलेज बेस बढ़ सके। मैंने अक्सर देखा है कि आरएम्स जो होते हैं वो लोन डिसबर्समेंट्स के टाइम उनको ध्यान होता है कि बस ये डीओएच साइन होना है, ये एमडी एमओई साइन होना है, और उसमें ये जगह पे यहाँ फिल करनी है, इस पे यहाँ पे साइन करवाने हैं, यहाँ पे स्टैंप लगवानी है। ये सब देखिए क्लरिकल बातें हैं, मेरे को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। क्लरिकल बातें छोड़ के उनको कभी भी डॉक्यूमेंट का एग्जैक्टली मीनिंग नहीं पता होता कि डॉक्यूमेंट के अंदर बैंक एग्री क्या कर रहा है, राइट? तो इन सीरीज का ये पर्पज है आपको क्रिटिकलिटी समझाना। तो अभी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, वेरियस चार्जेस। तो आई होप ये बोरोवर्स भी इंजॉय करेंगे इस वीडियो को। तो देखिए, जब आप किसी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं, वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ, तो बैंक आपसे कई तरह के खर्चे चार्ज करता है, ठीक है? तो मैं जब ये वीडियो बनाने के लिए अपनी रिसर्च कर रहा था, तो मैंने सरकारी बैंक से भी कंसल्ट किया, मैंने 4-5 बड़े छोटे हर तरह के प्राइवेट बैंक से भी कंसल्ट किया, और मैं बड़ा सरप्राइज्ड हुआ जान के कि जो चार्जेस कस्टमर से चार्ज किए जा रहे हैं बैंक्स के द्वारा, उन चार्जेस में कितना ज़्यादा वेरिएंस है। कोई बैंक अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी चार्ज कर रहा है, कोई बैंक कुछ भी चार्ज कर रहा है। इसके अंदर कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि भाई अगर ये चार्जेस लगने हैं तो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से लगने हैं, और वो स्टैंडर्ड सारी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए सेम है, राइट? तो अपनी मर्जी से सब कुछ कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर जो अनजान कस्टमर है, अनजान कस्टमर को ये नहीं पता चलता कि कोई बैंक उनको डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस इतने ज़्यादा लगा रहा है। अगर वो वही लोन किसी दूसरे बैंक के पास ले, तो वो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस उसको बहुत कम लगेंगे। लीगल वैल्यूएशन के चार्जेस कोई बैंक बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है, पर अगर कस्टमर किसी दूसरे बैंक के पास लोन अप्लाई करे, तो उसको लीगल वैल्यूएशन के चार्जेस बहुत कम पड़ेंगे। तो मेरी इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप बोरोवर हैं, तो आप लोन अप्लाई करने से पहले, अपना लोन एग्रीमेंट साइन करने से पहले इन चीज़ों के बारे में डिटेल में समझ लें कि भाई आपको क्या चार्जेस लगने वाले हैं। तो जो चार्जेस आपको मोटे तौर पे लगते हैं, तो उन चार्जेस के बारे में मैं डिस्कशन यहाँ पे करूँगा। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा उसके बारे में आपको अवेयरनेस होती है। अगर आप एलसी, बीजी इश्यू करवाते हैं, उसके ऊपर आपको क्या कमीशन लगेगा, उसकी आपको अवेयरनेस होती है। अगर आप कोई पैकिंग क्रेडिट ले रहे हैं, कोई फॉरेन करेंसी इनवर्ड आउटवर्ड जाना है, तो वहाँ पे आपको क्या चार्जेस लगेंगे, इस चीज़ की अवेयरनेस अक्सर आपको होती है। और बाकी चीज़ों की जिनकी अवेयरनेस आपको नहीं होती, तो आपको उन चीज़ों के बारे में इस वीडियो के थ्रू पता लगेगा। तो देखिए, पहले प्रोसेसिंग फीस की बात करते हैं। प्रोसेसिंग फीस, आपको सबको मालूम है कि प्रोसेसिंग फीस इनिशियल लेवल पे चार्ज की जाती है बैंक्स के द्वारा। तो ये लोन प्रोसेस करने का खर्चा होता है। लोन प्रोसेस करने का खर्चा, कि जैसे अगर किसी बोरोवर ने बैंक के ऊपर लोन को अप्लाई किया, तो बैंक की ब्रांच टीम कस्टमर के साथ एंगेज कर रही है। अब ब्रांच टीम का एक बंदा अगर सुबह 9 बजे ऑफिस आता है और शाम को 6 बजे तक काम करता है, और अगर किसी कस्टमर का लोन प्रोसेस करने में कस्टमर को मिलके आने में, कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स उठाने में उसको 2-3 घंटे खर्च होते हैं, तो वो 2-3 घंटे की सैलरी का खर्चा तो बैंक बैंक के ऊपर बर्डन पड़ता है। बैंक बैंक वही बंदा इस कस्टमर के पास अगर ना जाता, तो किसी और तो कस्टमर के पास जाता, ठीक है? तो वो जो कॉस्ट बैंक के एम्प्लॉयज की इनकर होती है, जो बैंक्स के वेरियस एम्प्लॉयज कस्टमर के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ब्रांच बैंकिंग कस्टमर, सेल्स टीम का एरिया सेल्स हेड, रीजनल सेल्स हेड, देन क्रेडिट टीम, देन ऑपरेशंस टीम, देन लीगल टीम, देन वैल्यूएशन टीम, देन डिसबर्समेंट टीम, देन बैक एंड टीम। बहुत सारी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं जो एक कस्टमर को ऑनबोर्डिंग करते समय अपना समय इन्वेस्ट करती हैं। बहुत सारे इंप्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। तो उन सारे इंप्लॉयज को सैलरी का खर्चा भी देना होता है, प्लस बैंक इतनी सारी चीज़ें हैंडल करता है, इतने सारे डॉक्यूमेंट हैंडल करता है, स्टोरेज हैंडल करता है।
तो वो सारा खर्चा जो बैंक को उठाना पड़ता है, तो प्लस प्रॉफिट मार्जिन लगा लीजिए, तो वो सारा कस्टमर से प्रोसेसिंग फीस की शेप में रिकवर किया जाता है। तो एज अ बोरोवर जब भी प्रोसेसिंग फीस की बात होती है तो यहाँ पे कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है अगेन कि आपसे कितनी प्रोसेसिंग फीस चार्ज होगी। बहुत कुछ डिपेंड करता है इन 3-4 फैक्टर्स के ऊपर कि आप किस तरह के बैंक में लोन अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में लोन अप्लाई कर रहे हैं, कुछ छोटे-छोटे बैंक खुले होते हैं, अगर इनके पास अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रोसेसिंग फीस हायर साइड पे देनी ही पड़ेगी। प्रोसेसिंग फीस आपको हायर साइड पे देनी पड़ेगी। आपका जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हायर साइड पे होएगा, क्योंकि इन बैंकों के अंदर जो देखिए बैंक किस तरह से काम करते हैं। बैंक लोगों से सेविंग्स लेते हैं, एफडीज लेते हैं और उनको लोन की शेप में बांट देते हैं। जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो अगर आप अक्सर इनका देखें तो इनका कई बार सेविंग का इंटरेस्ट रेट भी 6-6% होता है। एफडी का इंटरेस्ट रेट 8, 8.5, 9% दे रहे होते हैं। तो अगर ये अपना पैसा ही इतनी हाई कॉस्ट पे ऑनबोर्ड कर रहे हैं तो आगे लोन तो हाई कॉस्ट पे बांटना ही पड़ेगा इनको, तो लोन के ऊपर जो कमा सकते हैं वो तो कमाना ही पड़ेगा इनको। तो डिपेंड करता है कि कौन से बैंक के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं। बहुत बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे इनके पास लीवरेज ज्यादा होती है। लीवरेज ज्यादा होती है इनके। अगर मैं और टेक्निकल टर्म में जाऊं, इनके लोकल लेवल की जो अथॉरिटीज होती हैं, लोकल लेवल की अथॉरिटीज, अगर लुधियाना में कोई बंदा है तो लुधियाना में बंदे के पास ही कम प्रोसेसिंग फीस का चार्ज करने की पावर होती है। उसको किसी सीनियर के पास उसका अप्रूवल लेके जाना नहीं पड़ता कि भाई हमने इस कस्टमर से 50 पैसे फीस चार्ज करनी है, इस कस्टमर से हमने 30 पैसे फीस चार्ज करनी है। छोटे बैंकों में हर एक चीज को कम करने के लिए, अगर छोटे बैंकों का स्टैंडर्ड है कि उन्होंने 1% प्रोसेसिंग फीस चार्ज करनी है, तो अगर उनको कस्टमर बोले कि मैं तो 0.75% प्रोसेसिंग फीस दूंगा, तो उनको उसके लिए भी कोई जोनल हेड के पास जाना पड़ता है छोटे बैंकों में। बड़े बैंकों में ये लोकल लेवल पे पावर होती है। तो डिपेंड करता है कि कौन से बैंक्स के थ्रू, कौन से बैंक्स में आप अप्लाई कर रहे हैं इस चीज के लिए, राइट। तो प्रोसेसिंग फीस स्टैंडर्ड 1% होती है, 1% प्रोसेसिंग फीस होती है, नॉर्मल है। पर इसमें बहुत कम भी हो जाती है, डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंक में अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह का टिकट साइज है आपका। देखिए ये भी होलसेल की तरह ही काम करता है। अगर जब होलसेल की आपकी दुकान है तो अगर आपसे कोई कस्टमर इकट्ठा लॉट लेने आता है तो आप उसको लॉट सस्ता बेचते हो। अगर कोई रिटेल काउंटर है जहां पे एक बंदे ने इक्का दुक्का ही सामान लेना है, 1 किलो सब्जी लेनी है, आधा किलो सब्जी लेनी है, या एक एक टी शर्ट खरीदनी है, तो रिटेल काउंटर है तो आप नेक टू नेक मार्केट रेट चार्ज करते हो, ठीक है। तो इसी तरह से बैंक्स के लिए लोन का साइज होता है। अगर कोई बड़ा ही टिकट साइज का लोन है, बिग टिकट साइज का लोन है, तो वो बैंक के लिए होलसेल हो गया कि भाई 10 करोड़ का लोन है, 15 करोड़ का लोन है, 20 करोड़ की बुक बन जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए फिर ऑब्वियसली वो रेट कम चार्ज कर लेंगे, तो सस्ता लगाएंगे। अगर कोई स्मॉल लोन है 30 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख का, तो आपको वो वेवर नहीं देगा, तो आपसे वो चार्ज करेगा ही करेगा। तो कई बार मैंने कस्टमर्स को देखा है कि 30-30, 40-40, 50-50 लाख के लोन्स के लिए भी अप्लाई करते हैं और उसके ऊपर भी प्रोसेसिंग फीस के ऊपर पूरा बार्गेनिंग करने लग जाते हैं कि भाई हमें तो प्रोसेसिंग फीस के ऊपर ये चाहिए वो चाहिए। तो भाई एक बात अपने माइंड में फिट कर लीजिए, इसके ऊपर आपको बहुत रेयर ही होगी ओकेजन कि आपको कोई बैंक आपकी बात सुनेगा। आपको बैंक पूरा मार्केट का रेट ही चार्ज करके देगा, लगाएगा, उसके ऊपर आपको बेनिफिट नहीं देगा। आपका बहुत स्मॉल टिकट साइज का लोन है, जो बड़े टिकट साइज के लोन है वो उसके ऊपर ऐसा बेनिफिट देखने को मिलता है, करेक्ट। देन फिर बात बार्गेनिंग पावर की भी आ जाती है कि आप कितना बार्गेन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और भी है साइज के साथ। कई बार क्या होता है कि कोई रेप्यूटेड क्लाइंट है, रेप्यूटेड क्लाइंट है मार्केट का, उसका मार्केट में सिक्का चलता है, भाई नाम है बहुत, किसी यूनियन का प्रधान भी है। लोन उसने मान लीजिए छोटा ही अप्लाई किया, 1 या 2 करोड़ का ही लोन अप्लाई किया, पर उसका सिक्का इतना चलता है ना मार्केट में, उसकी रेपो इतनी है कि अगर बैंक को पता है कि अगर ये बंदा मेरे पास ऑनबोर्ड हो गया, अगर इसका लोन मेरे पास ऑनबोर्ड हो गया, तो मैं इसके नाम की हवा मारूंगा मार्केट में कि ये बंदा भी मेरे पास है। और इसके नाम की हवा मारते ही मेरे पास 4-5 बंदे और आ जाएंगे लोन लेने के लिए, इसके पीछे पीछे देख के कि अच्छा ये बंदा भी आपके पास है, तो इसका मतलब ये बैंक अच्छा ही होगा, तो हम भी चलते हैं। तो कई बार स्मॉल टिकट साइज के केसेस में भी आपको बेनिफिट मिल जाता है जब आपका मार्केट का फुट, आपकी मार्केट की ग्राउंडिंग इतनी स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो ये चीज भी मार्केट के अंदर चलती है, जस्ट आपके समझाने के लिए है ये चीज। तो ये चीज के ऊपर आप बार्गेन भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप बैंक के पास जाते हैं तो अगर आप बैंक्स को ये देते हैं कि भाई हमारी इतनी नोन में है, आप मार्केट से हमारा रेट पता करो, तो आप ये देखो कि हमारे आने से आपके पास 10 कस्टमर कम से कम और आ जाएंगे,
तो वो थोड़ी सी बार्गेनिंग पावर, आप किस तरह से बात कर रहे हैं बैंक के साथ, किस तरह से आपने अपने आप को अप्रोच किया है, किस तरह से अपने आप को आपने प्रेजेंट किया है, तो वो भी चीज़ आपकी मैटर करती है। तो बार्गेनिंग पावर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि बोथ बोरोअर की और बैंक की, अगर कम रेट चार्ज करना है, बोरोअर की बार्गेनिंग पावर होगी कि बोरोअर कितना स्ट्रांग है, बैंक की बार्गेनिंग पावर होगी कि जो रिलेशनशिप मैनेजर आपसे डील करने आ रहा है वो कितना स्ट्रांग है, उसका मार्केट में नाम कितना है। बहुत कुछ मैटर करता है ना, अक्सर आप इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि भाई कौन बंदा आपके साथ डील करने आ रहा है। भाई जब इनकी कोई से होती है ना, इनकी से होती है, या इसका जो बॉस होता है एरिया सेल्स वाला, अगर वो कोई मार्केट का पहुंचा हुआ बंदा है जिसको मार्केट जानती है, आपसे वो मिलने आता है और आपका काम करवाने को बोलता है, तो अगर उनकी से है, आप इसका रेफरेंस एक जरूर ले। तो से है तो वो आपको बार्गेनिंग, अपनी उनकी बार्गेनिंग पावर काफी होती है इंटरनली उनके विद इन दैट बैंक, बार्गेनिंग पावर करके वो आपको बेनिफिट करवा के दे सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो स्टैंडर्ड 1% प्रोसेसिंग फीस होती है। नॉर्मली मैंने देखा है कि अगर आपका 5 से 10 करोड़ का लोन है तो 0.50 पैसे पर 0.50%, 0.40% फीस आपके ऊपर चार्ज हो जाती है। बड़ा लोन है तो आपके पास 25 पैसे फीस या 15 पैसे फीस भी चार्ज हो जाती है, इस तरह से भी। ठीक है, तो अदरवाइज आपका छोटे टिकट साइज का लोन है तो आप लगा के चलिए 60-70 पैसे, 75 पैसे तो आपको मिनिमम देनी ही पड़ेगी। 1% तो वो लोग पे करते हैं जो बिल्कुल ही मार्केट से अननोन है, जिनको तो पता ही नहीं है कि बैंक 1% उनसे ले रहा है। ठीक है, या वो तरह के लोग कि जिनका सिबिल में कोई इशू था, जिनके फाइनेंशियल्स वीक थे, जिनका बिजनेस वीक था, उनको कोई और बैंक लोन दे नहीं रहा, तो उनको लगता है कि भाई ये तो दे रहा है ना, चलो 1% मांग रहा है, 1% दे दो। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज चलती है। देन आते हैं डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के ऊपर। इसके बारे में बड़ा सरप्राइज था जब मैंने पता किया बैंकों के थ्रू। देखिए, मेन मेन ये डॉक्यूमेंट्स आपसे एग्जीक्यूट किए जाते हैं। मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटर्नी या एडेमिटी, ये टेक ओवर के केसेस में होता है। जब आप अपना लोन एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट कर रहे हैं, ये तब होता है। मॉर्गेज डीड, डीड ऑफ हाइपोथिकेशन, गारंटी डीड, या कोई एफिडेविट या अंडरटेकिंग, ये क्रेडिट की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कई बार क्रेडिट बोल देता है कि क्लाइंट अंडरटेकिंग देगा कि वो इतने टाइम में इतनी कैपिटल इन्फ्यूज करेगा। क्लाइंट अंडरटेकिंग देगा कि भाई उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड के नाम में जो थोड़ा बहुत एक आधा अल्फाबेट का फर्क आ रहा है वो दोनों वन एंड सेम पर्सन ही है। क्लाइंट अंडरटेकिंग देगा कि उसकी कैपिटल इतनी मेंटेन होनी चाहिए। तो ये सारी अंडरटेकिंग्स लगती हैं, एफिडेविट्स लगते हैं उसके। ठीक है, तो मैंने देखा कि पावर ऑफ अटर्नी अडेमनिटी के ऊपर कई बैंक्स जो होते हैं वो 2,000 रुपये का स्टैम्प पेपर लगवाते हैं। स्टैम्प पेपर 2,000 रुपये का लगवाते हैं। कई बैंक्स इसके ऊपर 200 रुपये का भी स्टैम्प पेपर लगवा रहे हैं। तो आप खुद बताइए कि इसके ऊपर आप भी क्या करें। अवेयरनेस ही होनी चाहिए बेसिकली। अगर आप किसी इस कोई स्टैंडर्ड नहीं है, यही मैं आपसे बात कर रहा था कि स्टैंडर्ड कोई इस तरह से आरबीआई को प्रिस्क्राइब करना चाहिए कि भाई अगर ये डॉक्यूमेंट्स सारे बैंक्स ले रहे हैं अपना लोन डिसबर्समेंट करवाने के लिए, देखिए डॉक्यूमेंट्स तो स्टैंडर्ड ही हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर ये ले रहे हैं तो उनके ऊपर जो खर्चा है वो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। अच्छा, ये तो खर्चा जो मैंने आपको बताया, ये तो मैंने अपने पंजाब के हिसाब से आपको बताया। हो सकता है कि अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग खर्चा अलग अलग बैंक्स चार्ज कर रहे हो। तो एज अ कस्टमर आप अपने आप को हमेशा चेक कीजिए कि भाई आप जो बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किस तरह के चार्जेस लिए जा रहे हैं, और पहले पता करके रखिए इस चीज़ को। तो पावर ऑफ अटर्नी अडेम्प्टी के ऊपर इस तरह से। मास्टर फैसिलिटी एग्रीमेंट पे मैंने जनरली देखा कि 200 रुपये का स्टैम्प पेपर लगता है। अब मैंने पता किया कि कई जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो सरकारी बैंक है, वो इसके ऊपर फॉर एग्जांपल, जस्ट रफर एग्जांपल है कि 1,000 रुपये पर 1 करोड़ लोन का स्टैम्प पेपर लगवा रहे हैं। अगर 5 करोड़ का लोन है तो 5,000 रुपये के स्टैम्प पेपर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से अपनी मनमर्जी से चार्ज कर रहे हैं। एमडी, एमओई, डीओएच, अच्छा कई बैंक इसके ऊपर 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसमें भी कई बैंक 100 रुपये का स्टैम्प पेपर ले रहे हैं। ठीक है, होती तो ये स्टैम्प पेपर की सरकारी फीस ही है, ऑनलाइन पे होती है। ठीक है, तो आप भी स्टैम्प पेपर लेके बैंक को दे सकते हैं अगर आपको बैंक के ऊपर भरोसा नहीं है तो, कि बैंक ने आपसे ज़्यादा तो नहीं चार्ज कर लिए। तो इन सब डॉक्यूमेंटेशंस की नोटरी भी होती है, तो वो जो नोटरी के चार्जेस होते हैं वो अलग होते हैं। जो एमडी होता है उसके ऊपर भी 200 रुपये का कई बैंक, 200 रुपये का कई बैंक, 100 रुपये का स्टैम्प पेपर चार्ज करते हैं। इसमें भी सेम है, 200 रुपये या 100 रुपये, इसमें भी सेम है। इसमें 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है,
इसके खर्चे को थोड़ा सा आप कई बार कम भी कर सकते हैं। देखिए, आपकी सैंक्शन लेटर आती है, आपकी सैंक्शन लेटर आती है। सैंक्शन लेटर में कंडीशन है कि आपकी कैपिटल 10 करोड़ की मेंटेन रहेगी, 10 करोड़ की मेंटेन रहेगी। ठीक है, देखिए, जब आपने सैंक्शन लेटर में इस कंडीशन को लगा हुआ है, तो आपने इस सैंक्शन लेटर को साइन जब कर दिया, जब सैंक्शन लेटर को साइन कर दिया, तो आपने इस कंडीशन के ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी एज अ बोरोवर। आपने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी ना ऑटोमेटिकली, अगर आपने सैंक्शन लेटर साइन कर दिया। तो अगर आपने एक्सेप्टेंस दे ही दी, तो सेपरेट अंडरटेकिंग देने की क्या जरूरत है? हालांकि मेरे को नहीं पता, बैंक लेते हैं इस चीज को, तो चल रहा है तो चल रहा है अभी, पर इस चीज के ऊपर बहस होनी चाहिए मेरे मुताबिक। तो ये डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं बेसिकली, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटीज चलती हैं, जो मैं देख के बड़ा हैरान हूँ कि हर एक बैंक अपनी मनमर्जी से चार्ज कर रहा है चीज़ें। देन आता है लीगल एंड वैल्यूएशन का खर्चा। पहले एक आध प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐसे थे को लीगल और वैल्यूएशन का खर्चा कस्टमर से चार्ज ही नहीं करते थे, बट अभी लीगल एंड वैल्यूएशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा वेरिएंस है, बहुत हाई वेरिएंस है। कई बैंक्स ने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि लीगल का चार्जेस वो लेंगे 2500 रुपया, 2500 रुपया लीगल का चार्जेस वन प्रॉपर्टी का। याद रखिए, वन प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। कई बैंक बोलते हैं कि अगर एक प्रॉपर्टी की 5 टाइटल डीड्स हैं, एक प्रॉपर्टी की 5 टाइटल डीड्स हैं, तो हम पर टाइटल डीड जो है वो 2500 रुपये चार्ज करेंगे। हालांकि लीगल का ओवरऑल खर्चा आपको 2000 से 3000 के बीच में वेरी करता हुआ मिलेगा हर एक बैंक में, अप्रोक्सीमेटली एवरेज इतना की खर्चा होता है। तो कई टाइटल डीड के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, कई पूरी प्रॉपर्टी के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, ये लीगल का खर्चा जो है, ये खाली आप जान के चलिए, ये वकील की फीस है, ये वकील की फीस है। ठीक है, तो अगर वकील ने लिख दिया कि मेरे को ये 10 कागज चाहिए, 10 कागज चाहिए, तो उसमें से मान लीजिए कोई एक दो कागज ऐसे हैं कि जो बोरोवर को बनवाने पड़ेंगे या सरकारी डिपार्टमेंट्स से निकलवा के देने पड़ेंगे, तो उनका जो खर्चा होगा, उनका जो खर्चा होगा वो अलग है, वो अलग है, वो अलग से देना पड़ेगा। तो एज अ बोरोवर मैं यही इंस्ट्रक्ट करता हूं आपको कि ये जो कागज निकलवाने का खर्चा है, तो ये कागज आप खुद ही निकलवा के दे, खुद ही निकलवा के दे, बैंक को बोलने की जरूरत नहीं है इस चीज के ऊपर, आप अपने तरीके से ही निकलवा के दे, ताकि आपको भी पता चलेगा कि आप जहां पे पैसा खर्च कर रहे हो वो जेन्युइनली वहीं पे ही जा रहा है पैसा। वैल्यूएशन के चार्जेस बहुत वेरी करते हैं। वैल्यूएशन के चार्जेस अप्रोक्सीमेटली 2500 से लेके 3500 4000 रुपये तक के चार्जेस अप्रोक्सीमेटली देखे जाते हैं बैंक्स में। अब जो वैल्यूएशन की टीम होती है, वो बैंक्स के साथ टाई अप होता है उनका, वैल्यूएशन टीम का बैंक्स के साथ टाई अप होता है। ठीक है, तो कई बार मैंने देखा है कि सेम वैल्यूअर, सेम वैल्यूअर जो मान लीजिए 3-4 बैंकों के साथ काम कर रहा है, एबीसी बैंक, डीसीबी, डीएचसी बैंक, तो इस तरह से 3-4 बैंकों के साथ अगर वो काम कर रहा है, तो इससे वो 2500 रुपये ले रहा है सेम प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन का, इससे वो 3500 रुपये ले रहा है, इससे वो 3000 रुपये ले रहा है। अलग अलग रेट है, कोई फिक्स नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी का साइज कितना है, उसके ऊपर भी आपके खर्चे मैटर करते हैं। अगर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, तो वैल्यूअर्स आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे। मैंने वैल्यूएशन की फीस 50,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक भी देखी हुई है बड़ी प्रॉपर्टियों के लिए, कि लाख रुपए चार्ज कर लिए बड़ी प्रॉपर्टी के। एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की वैल्यूएशन आई थी, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, उसकी वैल्यूएशन में ऑब्वियसली कोई बंदा वैल्यूएशन करने जाएगा, उसको मेजरमेंट्स करने में, चेक करने में टाइम लगेगा तो वहां पे उसने 70-75 हज़ार रुपये का खर्चा भी चार्ज किया वैल्यूएशन का। तो वो सारा कस्टमर से ही रिकवर किया जाता है, बोरोवर से ही रिकवर किया जाता है। तो ये चीज़ों के बारे में पता करके रखें पहले ही आप भी, कि आपसे क्या चार्ज हो रहा है बेसिकली। तो कई बैंक्स के पास बड़ी सुंदर चीज़ होती है कि वो कहते हैं कि हमारा 2500 रुपया फिक्स है, वैल्यूएशन का खर्चा, वैल्यूएशन का खर्चा इतना फिक्स है, और अगर जो भी कुछ ऊपर लगा तो वो बैंक बियर करेगा। पर ये हर एक बैंक में इस तरह का नॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में अपनी आंखें कान खोल के चलें। डॉक्स रिट्रीवल एंड लियन मार्किंग, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर वकील ने 10 कागज लिख दिए कि 10 कागज चाहिए, और उनमें से कोई कागज आपको
निकलवाना पड़ गया सरकारी डिपार्टमेंट से, तो उसका जो खर्चा पड़ेगा वो अलग से खर्चा पड़ेगा, तो वो आपको पे करना पड़ेगा खर्चा। ठीक है। लियन मार्किंग यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जमाबंदियों की, ये हर एक स्टेट में नहीं होता। जमाबंदी जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी आई थिंक होती हैं जमाबंदियाँ। तो जमाबंदियों के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है बहुत पहले, तो प्रॉपर्टी टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो जमाबंदियाँ निकालवाने का जो पंजाब में खर्चा है वो 5,000 रुपये पर, नहीं सॉरी, जमाबंदियाँ निकलवाने का नहीं, लियन मार्किंग का, लियन मार्किंग का जो खर्चा है वो 5,000 रुपये पर 1 करोड़ लोन के लिए। सरकारी फीस, ये सरकारी फीस है। अगर आपने 10 करोड़ का लोन लिया तो 10 करोड़ का चार्ज आपको अपनी प्रॉपर्टी पे जमाबंदियों पे चढ़वाने के लिए 50,000 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। तो एज अ बोरोवर आप ये खर्चा खुद ही करके दें, सरकार में फीस जमा होती है, खुद ही जमा करवाएं। ठीक है। डॉक्स रिट्रीवल का खर्चा भी डिपेंड करता है। अगर जमाबंदियां निकलवानी है, जमाबंदियां, तो अगर 15 साल का रिकॉर्ड निकलवाना है जमाबंदियों का, 5-5 साल के रिकॉर्ड निकलते हैं ना इसके, तो 13 साल की वैसे तो हमारी टाइटल सर्च रिपोर्ट होती है, कई बार 30 साल के भी लेते हैं। तो 15 साल का निकलवाना है तो जैसे 25,000-3,000 रुपये लग जाते हैं। 30 साल का रिकॉर्ड सर्च करवाना है तो आपके 3500 तक, 3500-4,000 तक का खर्चा आ जाता है। ठीक है। तो इस तरह के खर्चे आपके अलग से पड़ जाते हैं। सिरसाई का खर्चा, सिरसाई फाइलिंग आपकी करनी पड़ती है, तो ये स्टैंडर्ड 100 रुपया पर प्रॉपर्टी का खर्चा है, सरकारी फीस है। 100 रुपये पर प्रॉपर्टी का खर्चा आपका सिरसाई का होता है। कई बैंक में मैंने एक में देखा 500 रुपया भी चार्ज कर रहे हैं, पता नहीं क्यों चार्ज कर रहे हैं। बाकी 4-5 बैंकों से पूछा वो तो 100 रुपये ही चार्ज कर रहे हैं। तो बड़ी इसके ऊपर बड़ा बड़ा हैरान था कि 500 रुपया किस बात का। तो 100 रुपया स्टैंडर्ड फीस होती है सरसाई की पर प्रॉपर्टी। ठीक है। तो वो चार्ज होती है आपसे। आरओसी क्या होती है? आरओसी फाइलिंग की बात नहीं कर रहा, आरओसी फाइलिंग तो एक अलग आपको पे करना पड़ेगा जो भी आपका सीए लेगा। आरओसी यहाँ पे आरओसी सर्च रिपोर्ट है, ये कंपनीज के केस में होती है, कंपनीज या एलएलपी के केस में। आरओसी सर्च रिपोर्ट कि आपका जो बैंक का जो बंदा है, इम्पैनल्ड बंदा, बैंक का इम्पैनल्ड बंदा आपकी एमसीए के रिकॉर्ड को रिसर्च करेगा, एमसीए रिकॉर्ड के ऊपर रिसर्च करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी क्या क्या चार्जेस ओपन है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो प्रॉपर्टी आप हमें दे रहे हैं तो वही प्रॉपर्टी किसी और दूसरे एक्टिव लोन के अंदर भी रखी हुई है। तो वो सारी रिपोर्ट बना के देता है कंपनीज के केस में। तो स्टैंडर्ड इसका अराउंड 1,500 से लेकर 2,000 रुपये तक का खर्चा है। तो आप ये चीज़ देख लें कि आपसे क्या चार्ज हो रहा है। स्टॉक ऑडिट लोन टेक ओवर के टाइम पे नहीं होता, स्टॉक ऑडिट होता है आपका बाद में। तो स्टॉक ऑडिट का खर्चा भी वेरी करता है। कई बैंक इसका 5,000 रुपये का स्टॉक ऑडिट का खर्चा चार्ज करते हैं, कई बैंक 10,000 रुपये भी चार्ज करते हैं। तो उस हिसाब से पहले ही पता करके रखें। अच्छा, लीगल वैल्यूएशन में मैंने एक और पॉइंट भी बोलना था कि कई बैंकों के अंदर पॉलिसी होती है कि वो 3 साल बाद या 4 साल बाद दोबारा लीगल करवाएंगे। कई बैंकों के पॉलिसी होती है कि लीगल करवानी ही नहीं है दोबारा। ठीक है। तो ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है कि 3 साल बाद अगर दोबारा लीगल होगी तो ये खर्चा आपको फिर से दोबारा पड़ेगा। तो आप अपने आप एज अ बोरोवर चेक करके चलें कि लीगल कहीं बैंक रिपीट तो नहीं करता। अच्छा, वैल्यूएशन के अंदर भी पॉलिसी होती है कि वैल्यूएशन 2 साल के लिए वैलिड है या 3 साल के लिए वैलिड है। अगर वैल्यूएशन 2 साल के लिए वैलिड है तो आपकी वैल्यूएशन 2 साल बाद फिर से दोबारा होगी और फिर से ये खर्चा पड़ेगा। 3 साल के लिए वैलिड है तो 3 साल बाद ये खर्चा पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो स्टॉक ऑडिट आपका ये होता है, और स्टॉक ऑडिट हमेशा चेक करें कि आपको बैंक क्या चार्ज कर रहा है। स्टॉक ऑडिट एनुअल चार्ज कर रहा है, हाफ मंथली, 6 मंथली चार्ज कर रहा है। स्टॉक ऑडिट आपको क्वार्टरली स्टॉक ऑडिट तो नहीं लगा रहा आपके ऊपर। तो जैसे जैसे लगाएगा उस हिसाब से खर्चा बढ़ता चलेगा। क्वार्टरली लगाया तो आपके साल में 4 स्टॉक ऑडिट होंगे, साल में 4 स्टॉक ऑडिट हुए, अगर 10,000 फीस है तो 40,000 रुपये आपको स्टॉक ऑडिट का ही खर्चा देना पड़ेगा। ठीक है। और स्टॉक ऑडिट आपको ध्यान में ही है कि अगर ओडी वगैरह लिमिट्स आप लेते हैं तो यूजली उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, बट कई बैंक्स अगर बड़ी अमाउंट का लोन है तो उसके ऊपर स्टॉक ऑडिट की कंडीशन लगा के चलते हैं। बाकी रहता है आपका अकाउंट का ऑपरेशन चार्जेस की, जो आप अकाउंट मेंटेन करोगे, अकाउंट ऑपरेट करोगे अपने बैंक के पास, उसके ऊपर क्या चार्जेस पड़ेंगे, आपको आरटीजीएस के क्या चार्जेस पड़ेंगे, आपको एनईएफटी के क्या चार्जेस पड़ेंगे, आपको कैश डिपॉजिट के क्या चार्जेस पड़ेंगे, कैश विड्रॉल या कुछ और तरह की अगर आप कोई पॉज मशीन लगाते हैं तो उसके क्या चार्जेस पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें माइन्यूट लेवल की होती हैं, बट अगर आप इन सारी चीज़ों को कंबाइन करें, जो भी मैंने खर्चे आपको डिस्कस किए, अगर इनका सम टोटल लगाएं पूरे साल का, और आप अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी जोड़ के चलें, तो आपको एक लोन के ऊपर बहुत सारा खर्चा बन जाता है। तो अकेला ऑन बोर्डिंग के टाइम नहीं, किसी बैंक, नए बैंक को जब आप किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट भी कर रहे हैं ना, शिफ्ट भी कर रहे हैं, अपना लोन ट्रांसफर भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को सोच के चलिए
कि भाई अगर कोई बैंक एग्जिस्टिंग बैंक आपसे 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, और नया बैंक आ गया और नया बैंक ने बोला कि भाई मैं 9.25% चार्ज करूंगा, तो आप ये 25 पैसे के लालच में, सिर्फ 25 पैसे के लालच में सोचते हैं कि भाई मैं निकलता हूं यहां से, मेरा 25 पैसे बचेगा। पर आप ये सारी चीजें कई बार इग्नोर कर जाते हैं कि हो सकता है वो आपके 2 स्टॉक ऑडिट करवाए, हो सकता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग बैंक था वो 5,000 पे स्टॉक ऑडिट के चार्जेस ले रहा था, नया बैंक 10,000 पे ले रहा है। हो सकता है कि आपका एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट ऑपरेशंस के चार्जेस कम ले रहा था, नया बैंक आपसे ज्यादा ले रहा है। हो सकता है कि आपका कैश डिपॉजिट का बिजनेस था, एग्जिस्टिंग बैंक ने आपको बहुत बेनिफिट दिया हुआ था, नए बैंक आपको उतना बेनिफिट ना दे पाए कैश डिपॉजिट के ऊपर। हो सकता है कि आरओसी फीस नए बैंक की ज्यादा हो सकता है कि ये डॉक्स, हो सकता है क्या, ये तो करवाना ही पड़ेगा, डॉक्स रिट्रीवल और लीन मार्किंग आपको दोबारा से करवानी पड़ेगी, ये सारा खर्चा आपको दोबारा से उठाना पड़ेगा नए बैंक के अंदर। नए बैंक के अंदर लीगल वैल्यूएशन आपको दोबारा से करानी पड़ेगी और ये सारे खर्चे दोबारा से रीपे करने पड़ेंगे, सारी डॉक्यूमेंटेशन दोबारा करानी पड़ेगी, सारे ये खर्चे दोबारा उठाने पड़ेंगे, प्रोसेसिंग फीस अगेन फ्रेश आपको दोबारा रीपे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप कुल मिला के कंबाइन करके देखेंगे तो आपको मे बी ऐसा हो कि आपको नए बैंक में ज्यादा कॉस्टिंग पड़ रही हो एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग बैंक। उल्टा भी हो सकता है कि एग्जिस्टिंग बैंक में आप 9.5% का ब्याज है, पर अगर ये बाकी सारे खर्चों को टोटल मिलाया जाए इंक्लूडिंग रिन्यूअल फीस जो भी है, तो आपको हो सकता है कि 11% का ओवरऑल खर्चा पड़ रहा हो उस साल का, सारे आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक बाउंसिंग चार्जेस सब कुछ मिला के हो सकता है टोटल 11% के ऊपर आपको सारा ऑपरेशंस का खर्चा पड़ रहा हो, और नए बैंक में अगर यही आप कुल मिला के सारा हिसाब किताब लगाएं तो आपको शायद 9.5-10% पड़ रहा हो। ठीक है, तो अगर इस तरह से बेनिफिट हो रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट छोटे मोटे मार्जिन के लिए शिफ्ट करने की कोशिश मत करें। छोटा मोटा मार्जिन है तो बाकी सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन की हैं, और प्लस जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज होगा, प्लस जो आपके ऑपरेशंस जैसे एलसी इशुएंस चार्जेस, बैंक गारंटी, पैकिंग क्रेडिट, फॉरेन इनवर्ड आउटवर्ड के चार्जेस, वो क्या चार्ज होंगे, वो सारे ध्यान में रख के चलिए, उनको सारों को कंबाइन करके चलिए, तब डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं। आई होप आपने समझा होगा, एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक टॉपिक के साथ मिलूंगा डिसबर्समेंट प्रोसेस के ही। थैंक यू वेरी मच।